तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th में हो, 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। हमने वो प्रश्न लिया है जो कि विगत वर्षों से बहुत ही ज़्यादा लगातार वो प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा वही प्रश्न हमने इस वीडियो में चूज़ किया है और उन्हीं प्रश्नों पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उन प्रश्नों को आपको तैयार करके ही जाना है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं 2022 बोर्ड एग्जाम में इन प्रश्नों का आने का। जैसा कि पहला ही प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है कि उदारवाद क्या है। देखिए, प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि उदारवाद क्या है। तो देखिए, उदारवाद जो है वह लाइबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो इंग्लिश में लाइबरलिज्म शब्द है उसी का हिंदी को हम कहते हैं उदारवाद, क्योंकि इंग्लिश में उसको लाइबरलिज्म शब्द बोलते हैं। और जो लाइबरलिज्म शब्द है ये लैटिन भाषा के लाइबर पर क्या है, आधारित है। ये लैटिन भाषा के लाइबर शब्द पर आधारित है और लाइबर का अर्थ होता है स्वतंत्रता। लाइबर का क्या अर्थ होता है, स्वतंत्रता। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। देखिए, जो नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद जो ये वर्ड था, शब्द था, उसका मतलब यह था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी था और कानून के समझ क्या था, सबकी बराबरी था उदारवाद का मतलब। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको उदारवाद मतलब समझ में आ गया होगा कि उदारवाद क्या चीज़ है, ठीक है। यह आज़ादी और कानून के समझ सबकी बराबरी होता है, ठीक है, उदार मतलब। तो आई होप आपको उदारवाद क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा पहले प्रश्न में, और ये प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। चलिए, इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं और प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। और प्रश्न नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, या जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। देखिए, प्रश्न एक ही प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, या तो जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो दोनों प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर बहुत ही प्यारा है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उस समय जो ऑटो वान बिस्मार्क था उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में। और प्रासा के राजा जो विलियम प्रथम थे उनको जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। कहाँ के प्रासा के राजा कौन, विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था, ठीक है। और जर्मनी का एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको यह प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इस प्रश्न नंबर दूसरे में, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर तीसरा, और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न नंबर तीसरा यह है कि फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। तो देखिए, देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, ठीक है, और काफ़ी बार यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए, ठीक है। तो देखिए, 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके फ्रांस और यूरोप पर निम्नलिखित व्यापक प्रभाव पड़े थे। कह रहा है कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुआ उससे फ्रांस और यूरोप पर निम्नलिखित व्यापक प्रभाव पड़े थे। और कौन कौन प्रभाव पड़े थे वो सारे प्रभाव भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। फ्रांस पर प्रभाव देखिए, हेडिंग डालिए फ्रांस पर प्रभाव, और इतने सारे मैंने 5 प्रभाव जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उसको हमने लिया है। जैसे पहला प्रभाव क्या हुआ कि लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। कह रहा है कि फ्रांस की जो क्रांति हुआ तो उसके बाद आप लोगों को फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा कि लुई वंश का जो शासन था उसका अंत हो गया और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की क्या हुआ, स्थापना हो गई। ये तो पहला प्रभाव हुआ। दूसरा प्रभाव था कि सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, बांधों आदि। कह रहा है कि सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, सड़कों की मरम्मत किया गया, पुलों बनाया गया, नहरों, अस्पतालों और बांधों पर, ठीक है, इस पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रभाव है कि समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व की भावना से भरे हुए नए समाज की नींव रखी गई। समानता पर भी कार्य किया गया, स्वतंत्रता पे भी काम किया गया, उनके भावनाओं से भरे हुए समाज की क्या की गई, नींव रखी गई। ये भी प्रभाव पड़ा फ्रांस पर। इसके बाद चौथा प्रभाव है कि न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नवीन कानून संहिता लागू की गई। कह रहा है कि न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन करके देश के लिए नवीन कानून संहिता लागू की गई। और पांचवा प्रभाव पड़ा फ्रांस पर कि प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी। कह रहा है कि प्रभुत्ता
राजतंत्र के हाथों से क्या निकलकर जनता पर क्या करने लगी, निवास करने लगी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रांस पर यह 5 प्रभाव का प्रभाव पड़ा है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3 कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए या उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, प्रश्न पूछता है तो आपको ऐसे लिख देना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे यह है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि जो असहयोग आंदोलन हुआ वो कब हुआ और क्यों वापस उसको ले गया। ठीक है, उत्तर देंगे कि असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। तो कब लिया गया, 1922 ईस्वी में। क्यों वापस लिया गया, तो चौरी चौरा की घटना के कारण उसे क्या किया गया, वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन को। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 5 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। कह रहा है कि 3 राज्यों को नाम बताना है कि जहां पे काली मृदा पाई जाती है और उस काली मृदा पर किस प्रकार के फसल उगाई जा सकती है वो भी आपको बताना है। तो देखिए लिखेंगे उत्तर कि काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेंगर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को क्या, रेंगर मृदा भी कहते हैं। और यह लावाजनक शैलों से बनती है। किससे, लावाजनक शैलों से बनती है। जहाँ पे ज्वालामुखी होता है उसके जो लावा उभरते हैं निकलते हैं उससे काली मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है काली मृदा। और काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए क्या होता है, उचित समझी जाती है। काली मृदा में कपास की खेती बहुत अच्छे तरीके से की जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि काली मृदा में कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो काली मृदा हुआ, उसे रेंगर मृदा भी कहते हैं और इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। तो तीनों नाम आपको याद होना चाहिए, एक ही नाम होता है काली मृदा का यह। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 5 क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और प्रश्न नंबर 6 है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। क्या आपको बताना है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो उत्तर में करना है कि आप हेडिंग डालिए जैव संसाधन, जान लेते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। कह रहा है कि जैव संसाधन उसे कहते हैं कि वह संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से हुआ हो। किनसे, जीव मतलब कि सजीव वस्तुओं से, सजीव कोई चीज उससे निर्माण हुआ हो जिनका, उन्हें हम कहेंगे जैव संसाधन। जैसे जैव संसाधन कहलाते हैं जैसे मनुष्य हुआ, वनस्पति जगत हुआ, प्राणी जगत हुआ, पशुधन हुआ, मत्स्य जीवन हुआ, ये सभी इसमें सभी प्राण होते हैं, ये सभी जीव मंडल होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है वे संसाधन जिनकी प्राप्ति किनके द्वारा हुआ हो, जीव मंडल से हुआ हो, उनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। और वही अजैव संसाधन क्या होता है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टाने व धातुएं, ये निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना होता है इसलिए क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन हो जाएगा। अजैव संसाधन जो कि सजीव वस्तुओं से मिलकर बना हो, जीवमंडल से मिलकर बना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहेंगे। आई होप आपको यह प्रश्न नंबर जो 6वां है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार दिखा देता हूँ, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये प्रश्न नंबर आपका 6 था। ठीक है, और हम आगे बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 7 आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन करना। एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हेडिंग डालिए जैव विविधता का अर्थ। क्या डालेंगे, जैव विविधता का अर्थ। और लिखेंगे इसमें कि जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विविधता है। कह रहा है कि जो जैव विविधता है ना, वो जीव मंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियां होती हैं और उनमें पाए जाने वाली विविधता जो है वो कहलाती है जैव विविधता। दूसरे शब्दों में कहे तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। कह रहा है कि जैव विविधता वनस्पति और प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद, उनके जाति पे जो अंतर होगा उनको प्रकट करती है जैव विविधता। कह रहा है कि भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे
जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, पर्यावरण ह्रास के कारण, मतलब पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है, जीवों को अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त हैं। कह रहा है कि पर्यावरण, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा दूषित हो रहा है, पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं, इनकी वजह से बहुत सारी प्रजातियां जो है जीव जंतु की वह लुप्त हो गई हैं और कई संकटग्रस्त भी आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमने लिखा है आप लोगों को जैव विविधता के बारे में, और अच्छे से इसको नोट करके और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आइए प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चिपको आंदोलन क्या है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन क्या है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि जो चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है। जो चिपको आंदोलन है वो वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है। इस आंदोलन का सूत्रपात सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय क्षेत्र में किया। इस आंदोलन का सूत्रपात कौन? सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय क्षेत्र में किया। इसके अंतर्गत लोग पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो ये चिपको आंदोलन है उससे मतलब क्या है कि पेड़ों से लोग चिपककर उनकी रक्षा करते हैं, मतलब कि पेड़ों की रक्षा करते हैं और उन्हें काटने नहीं देते हैं। यह आंदोलन वनों वृक्षों की कटाई रोकने में सफल हुआ। साथ ही इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान भी सफल बनाया जा सकता है। तो ये चिपको आंदोलन जो है वनों की रक्षा के लिए चलाया गया था। जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है चिपको आंदोलन, इसको आपको तैयार करके जाना है। यह है प्रश्न नंबर 8वां। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9वें की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 9वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि जल दुर्लभता क्या है। जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। कह रहा है कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताना है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे कि जल के विशाल भंडार तथा नवीनकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। कह रहा है, ध्यान समझिए, कि जल के विशाल भंडार तथा नवीनकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। कह रहा है कि जल की बहुत पर्याप्त मात्रा है, पर्याप्त मात्रा होने के कारण भी जल की अगर कमी महसूस हो रही है तो उसी को हम कहते हैं जल दुर्लभता कहते हैं। अब विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे जल होने के कारण भी वहाँ पे कमी महसूस होती है, तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं। ठीक है, कमी होने के। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 9 क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 10वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना आप लोगों को कि भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। भारत की 4 रबी और यहाँ पे 4 खरीफ की फसलों के नाम बताना है। तो देखिए भारत की 4 प्रमुख रबी फसलें जो हैं वो हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों ये किसकी फसल है? रबी की। तथा खरीफ फसलों में चावल आ जाता है, मक्का आ जाता है, ज्वार आ जाता है, बाजरा आ जाता है, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली आदि प्रमुख है। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको यह प्रश्न आना ही चाहिए कि रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। और खरीफ की फसल क्या है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि हमने टोटल प्रश्न यहाँ पे 10 प्रश्न आप लोगों की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों को आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक छोटे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।